ओके, हम लोगों को आर्ट एंड कल्चर यहाँ से ये वाला पार्ट स्टार्ट करना था। जितना भी नेशनल न्यूज़ था ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोगों को ये स्टार्ट करना था। ओके, देखिए, द वीक लॉन्ग 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल बिगेन ऑन 20th Feb 2021 इन खजुराहो। तो आपसे बस ये पूछेगा कि ये जो खजुराहो है, ये इंडियन क्लासिकल डांस आपको दो चार नाम दे देगा और किस स्टेट में ये ऑर्गेनाइज किया था खजुराहो। तो आप लोग अगर थोड़ा भी मतलब न्यूज से कनेक्टेड रहते होंगे ना, तो बार बार ये खजुराहो भीमबेटका जो हम लोगों ने रॉक कट पे केव पेंटिंग हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस होता है ना, ये डायरेक्टली स्टेट से रिलेटेड पूछा जाता है, किस स्टेट में ये फेस्टिवल्स मनाया जाता है, इस तरीके का डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म मनाया जाता है। तो जस्ट रिमेंबर, खजुराहो इज इन मध्य प्रदेश। हयात, अभी क्लास के बाद हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, कि कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ये अभी क्लास आप चलने दीजिए, ठीक है। तो अभी 15-20 वीडियो तो आराम से हो चुके हैं। करंट अफेयर्स पे शायद 18-19 क्लासेस अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, क्लास के बाद ये सब डिस्कस करेंगे। द 11th राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव हैज रिसेंटली कंक्लूडेड इन द राजबरी ऑफ कूच बिहार, वेस्ट बंगाल। तो 11th राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ पे कंक्लूड हुआ? तो वेस्ट बंगाल में कंक्लूड हुआ। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आप देखिए, ये संस्कृति महोत्सव है। संस्कृति महोत्सव का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू योर कल्चर। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एंड ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता। तभी तो ये राजबरी ऑफ कूच बिहार में हुआ है, वेस्ट बंगाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन दोनों ने मिलकर ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था। द इंडियन टॉय फेयर 2020-21 हेल्ड वर्चुअली। Recently, the government of India organized the Indian Toy Fair 2021 वर्चुअली। तो अभी इंडियन टॉय फेयर 2021 वर्चुअली हेल्ड किया गया। इसका एम क्या था? आत्मनिर्भर भारत। द फेयर एम्स टू अचीव अंडरलाइनिंग थीम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल। हमने अभी एक और क्वेश्चन किया था ना आत्मनिर्भर से, जहाँ पे वोकल फॉर लोकल वाला चीज था। तो इस तरीके का चीज बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडिजीनियस टॉय इंडस्ट्रीज। जब हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड। तो आप इस सब यस चीजों सर, को यस थोड़ा सा सर। लिंक करते चलिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनता है। आपने देखा था एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिंक भी करिए। बहुत सारे करंट अफेयर्स है ना जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आया हुआ है, थोड़ा सा लिंक कर करके। तो जब आप लोगों को पूरा हो जाएगा ना, तो मैं किसी किसी पेपर्स का आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। एनजीटी वाला क्वेश्चन हुआ था ना, एनजीटी का डायरेक्ट उसी तरीके से क्वेश्चन आया था ना। आज भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करना है जो मैं पिक करके लाया हूँ। तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन भी आज करेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स विल ऑर्गेनाइज मुशायरा ऑन द थीम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इन न्यू दिल्ली। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? मुशायरा, जिसका थीम क्या होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत। कहाँ पे? इन न्यू दिल्ली। तो ड्यूरिंग द इवेंट द रिनाउंड पोएट्स विल प्रेजेंट दियर पोएट्री फुल ऑफ कमिटमेंट टू एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए, इस चीज में कितना फोकस किया जा रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत। अगर आप लोग कहीं पे आंसर राइटिंग के लिए, अगर ऐसा कोई एग्जाम होता है ना जहाँ पे आपका एससे से रिलेटेड कुछ आएगा, आपको एससे राइटिंग करना हो या समथिंग, किसी भी एग्जाम्स में अगर आप अपेयर होते हैं, तो ये 2021 और 2022 में यहाँ पे बहुत ज्यादा ये आत्मनिर्भर भारत पे फोकस किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल पे फोकस किया जा रहा है। किसी भी तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कोई भी मिनिस्ट्री होता है, तो उसका जो मेन थीम होता है वो किस पे बेस्ड है? तो अभी बेसिकली ये मेन थीम्स जो कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से कोशिश करिएगा कवर करने का। चलिए, चाइना बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट इन 2020। तो एफडीआई वर्ल्ड का लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट अभी कौन बना है 2020 में? चाइना बना है। चाइना हैज ओवरटेकन द यूनाइटेड स्टेट्स एज
the world's top destination for foreign direct investment in 2020, according to report published by UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Flows to China has increased by 4% to 163 billion US dollar, while the US economy has been struggling since the COVID-19 outbreak last year. इस पे हम लोगों ने MCQ भी कवर किया था, वहाँ पे इंडिया और चाइना हमने इस चीज को भी पढ़ा था। इंडिया में कितने का ग्रोथ हुआ था, चाइना में कितने का ग्रोथ हुआ, चाइना में वहाँ पे बताया था 4-5% के आसपास का कुछ ग्रोथ था। तो इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में चाइना का ग्रोथ इंडिया से काफी आएगा। तो चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट बना है इन 2020। ये चीज एकदम अच्छे से पढ़ ली जाए क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। 13th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए recently 13th edition of all India conference of China studies was organized virtually by the Institute of Chinese Studies Delhi and Indian Institute of Technology Madras। अभी क्या, अभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि 13th edition of all India conference of Chinese studies organized by whom, तो अगर आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 3 4, उसमें एक भी चाइना का नाम दे देगा ना तो आपको लगेगा कहीं इसी ने तो ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो यू हैव टू नो कि किसने ऑर्गेनाइज किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज जो कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। It is organized with the principal objective of spreading interest in and strengthening research on China and East Asian studies in India। तो जो रिसर्च से रिलेटेड पार्ट होता है उस चीज को स्ट्रेंथन करना ऑन चाइना का और ईस्ट एशियन स्टडीज, उसको इंडिया में उस चीज को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना, उस चीज को स्प्रेड करना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को स्प्रेड करना। इस कारण से इस तरीके का चीजें ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका थीम क्या था, चाइना एट द क्रॉस रोड, न्यू डायरेक्शंस इन पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइनीज स्टडीज का थीम क्या था। तो थीम क्या था, चाइना एट द क्रॉस रोड, न्यू डायरेक्शंस इन पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरेस्ट को स्प्रेड करना, स्ट्रेंथन करना रिसर्च को ऑन चाइना एंड ईस्ट एशियन स्टडीज। इंडिया में चाइना से रिलेटेड पार्ट और ईस्ट एशियन स्टडीज से रिलेटेड पार्ट के रिसर्च को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना और वहां पे इंटरेस्ट डेवलप करना, उस चीज को स्प्रेड करना। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। Okay. Google employees formed an international union, Alpha Global। So recently, Google workers from across the globe have formed an international union in coordination with the UNI Global Union headquarters in Switzerland called the Alpha Global। तो अल्फा ग्लोबल एक इंटरनेशनल यूनियन है। किसका है अल्फा ग्लोबल इंटरनेशनल यूनियन का, तो ग्लोबल गूगल एम्प्लॉय का है। और गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, आप लोग उसका नाम चैट कॉलम में डाल दीजिए कि गूगल का पेरेंट कंपनी कौन सा है। चलिए यहाँ लिखा भी हुआ है, the new union is named after Google's parent company Alphabet। Wonderful, wonderful। Alphabet and is meant to help build a more ethical and accountable company। तो ज्यादा से ज्यादा, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, ये इंटरनेशनल यूनियन, इस तरीके का यूनियन का फॉर्मेशन। तो आप कहीं अपने पार्ट से उस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में भी कहीं पे यूनियन वर्ड यूज किया गया है, एसोसिएशन वर्ड यूज किया गया है, किस आर्टिकल में यूज किया गया है। तो थोड़ा पॉलिटी से भी चीजों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग इस चीज से रिलेटेड ईपीएस भी पढ़ेंगे ना, तो वहां भी हम लोग एक आर्टिकल देखेंगे जहां पे आपका यूनियन वर्ड का फॉर्मेशन आपको दिखेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने उस पर लॉ बनाया है। ओके, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वंडरफुल। बट अभी वो तो पढ़ा नहीं था, उससे पहले क्या पढ़ा था, कोई तो फंडामेंटल राइट में हमने कुछ ने पढ़ा था ना कि एसोसिएशन क्रिएट करना और कुछ ऐसा पढ़ा था ना, मैं उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। यस, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, यू नो बेटर कौन सा सब क्लॉज था। चलिए, पाकिस्तान टेस्ट फायर्स मिसाइल गजनवी। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि गजनवी किस कंट्री का मिसाइल है। तो रिसेंटली पाकिस्तान टेस्ट फायर द न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम गजनवी है। ऐसे भी नाम नाम से आप लोग उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। द बैलिस्टिक मिसाइल इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स अप टू अ रेंज ऑफ 290 किलोमीटर। स्मार्ट वॉल कॉन्सेप्ट ऑन यूएस मैक्सिको बॉर्डर्स।
तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जॉय बिडेन प्रोपोज्ड अ स्मार्ट वॉल ऑन द यूएस मैक्सिको बॉर्डर। क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा इनफिल्ट्रेशन देखने को मिला है कि जहाँ पे इधर आपका यूएस है और यहाँ नीचे में आपका मेक्सिको है। इसको मैक्सिको लिखा जाता है बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो मेक्सिको होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी स्मार्ट वॉल की क्रिएशन के लिए बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना इनफिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है कि यूएस में बहुत ज़्यादा मेक्सिको वाले लोगों का इनफिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्मार्ट वॉल का क्रिएशन किया जा रहा है। ठीक है। ट्रैक बॉर्डर अगेंस्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ पीपल। देखिए द स्मार्ट वॉल टेक्नोलॉजी, तो आपसे पूछ सकता है स्मार्ट वॉल इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, तो इट्स अ प्रोपोज्ड कॉन्सेप्ट बिटवीन द यूएस मेक्सिको बॉर्डर, और भी इस तरीके से कोई 4-5 कंट्री का नाम दे देगा। तो क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है ये भी देखते चलिए। स्मार्ट वॉल वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, अगर आपने पढ़ा है स्मार्ट वॉल की, यस याद आ गया यूएस मेक्सिको, तो बस वहां पे आप उसको टिक कर देंगे। और अगर याद ही नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसको टिक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। Recently, the United States President Joe Biden proposed a smart wall on US-Mexico border. The smart wall technology will help solve border security issues with the use of sensors, radars, and the surveillance technology to detect and track border against infiltration of people. तो आपसे स्मार्ट वॉल के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, और किस कंट्री में अभी ये करने प्रोपोज्ड है, तो यूएस और मेक्सिको को ये भी आपसे पूछा जा सकता है। India and Afghanistan signed MOU for construction of Lalander Dam in Afghanistan. तो देखिए अब अफगानिस्तान इज समवेयर रिलेटेड इन न्यूज, तो इस तरीके का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही। तो थोड़ा सा याद करिए, लैलेंडर डैम इन अफगानिस्तान, रिसेंटली अ साइनिंग सेरेमनी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैलेंडर डैम, जिसको सहतूत डैम के नाम से भी जाना जाता है, इन अफगानिस्तान वाज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी तालिबान की कैप्चर के बाद बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है उसको होल्ड पे डाल दिया गया है। तो ये $250 million अप्रोक्स 3000 करोड़ सहतूत डैम प्रोजेक्ट इज सेट टू बी बिल्ट ऑन मैडन रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। तो इससे रिलेटेड लैलेंडर डैम, जिसका दूसरा नाम है सहतूत डैम, ये जो प्रोजेक्ट है, ये सहतूत प्रोजेक्ट किस रिवर पे बिल्ड किया जा रहा है? मैडन रिवर पे। ये किसका ट्रिब्यूटरी है? तो काबुल रिवर का ट्रिब्यूटरी है। इट इज द सेकंड मेजर डैम बीइंग बिल्ड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान आफ्टर द सलमा डैम। तो सलमा डैम भी कहाँ का है? अफगानिस्तान का भी, और उसका भी कंस्ट्रक्शन किसने कराया था? तो इंडिया ने ही कराया था। इंडिया का बहुत सारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी अफगानिस्तान में चल रहा था, जिसको होल्ड पे डाला गया है। तो प्लीज नोट इट डाउन, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सलमा डैम का, ये मैडन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर, देन लैलेंडर डैम जिसका दूसरा नाम सहतूत डैम के नाम से इसको जाना जाता है, बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। कितने टर्म्स का था? तो ये 3000 करोड़, नियरली $250 million। यूनाइटेड तो स्टेट्स टू रीज्वाइन। सर इंडिया को क्या फायदा है इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने में वहाँ पे? इंडिया को क्या फायदा है इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने में? इंडिया की कुछ कम इंडिया का जो अफगानिस्तान का जो लोकेशन है ना, वो का बहुत यस ज्यादा सर। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर आप आईआर पढ़ेंगे ना, इंटरनेशनल रिलेशन, तो इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, क्यों बना? पाकिस्तान पे चाइना ने क्यों ये कॉरिडोर बनाया? क्या फायदा है? ये सब स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बेसिस पे बनाया जाता है कि हम उस जगह से कितने पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब आईआर का पार्ट है, और इंटरनेशनल रिलेशन इसी तरीके से डेवलप होता है और स्टैब्लिश होता है। ठीक है। क्यों यूएस यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे यहाँ पे टारगेट कर रहा है? सेल गैस का जब कॉन्सेप्ट आया तब यूएस भी थोड़ा पीछे गया है। ये सब सेल गैस वगैरह क्या कॉन्सेप्ट है? ये सब आईआर का पोर्शन है। तो चलिए कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इस तरीके की चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू जनरेशन तो वो तो होता ही होता है, वो तो हर चीज में होता है। रेवेन्यू जनरेशन आप बहुत जगह से कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सब जो लोकेशन वगैरह होता है ना, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन इसी तरीके से काम करते हैं। डेनमार्क टू बिल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी। Recently, Denmark approved a plan to build an artificial island in the North Sea. तो डेनमार्क अपना पहला एनर्जी आइलैंड बनाने जा रहा है नॉर्थ सी में। द आइलैंड विल सर्व एज अ हब फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सराउंडिंग ऑफशोर विंड फार्म्स।
तो ऑफशोर विंड फार्म्स के थ्रू जो सी के आसपास जो लगाया जाता है ना, और वहां से ऑफशोर विंड्स जो होता है, एक होता है ऑनशोर विंड्स होते हैं, एक होता है ऑफशोर विंड्स। तो ऑफशोर विंड्स के थ्रू वहां पे एनर्जी जनरेशन होगा। और डेनमार्क पहला एनर्जी आइलैंड कहाँ पे स्टैब्लिश करने जा रहा है, तो नॉर्थ सी में स्टैब्लिश करने जा रहा है। आप लोग ये ज्योग्राफी में जरूर पढ़े होंगे, ऑनशोर एंड ऑफशोर। यूनाइटेड स्टेट्स टू रीज्वाइन यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। जो भी मैंने पढ़ाते वक्त बताए थे ना, जितनी भी चीजों पे डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया था, उन सब को फिर से रीज्वाइन किया, री इंगेज किया। किसने? तो बिडेन ने। तो रिसेंटली द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन री इंगेज विद द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल दैट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 years ago। Financial Action Task Force. Financial Action Task Force decides to keep Pakistan on its terrorism financing grey list. तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, जो कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू कीप पाकिस्तान ऑन इट्स टेररिज्म फाइनेंसिंग ग्रे लिस्ट। तो अभी भी वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला है, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। पाकिस्तान हैज बीन ऑन द ग्रे लिस्ट सिंस जून 2018। पाकिस्तान का कैपिटल यू ऑल नो इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी। जापान में अभी मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट किया गया है। इसी तरीके से एक हैप्पीनेस इंडेक्स का जो शुरुआत हुआ था, वो किस कंट्री से हुआ था? कोई बता सकता है? अभी आप लोग पढ़ते होंगे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स एंड ऑल। किस कंट्री में? डेनमार्क, आइसलैंड, डेनमार्क, 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 नॉर्वे, 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 डेनमार्क। हाँ, चलिए एक बार आप लोग सर्च करके आज मुझे बताइएगा। जब सर्च करिएगा तो ये हमेशा याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। बस जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ठीक है, चलिए। जापान ने मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट किया है। रिसेंटली जापानीज प्राइम मिनिस्टर यूशिहिडे सुगा हैज अपॉइंटेड किसुसुकी साकामोटो एज अ मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। ये सब नहीं नाम पूछा जाएगा इसके, सर ये सुसा सा साहब क्या करना शुरू कर दिए। नो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर। हाँ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन आफ्टर दैट ये सब चीज उतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस किस कंट्री ने अभी स्टार्ट किया है। तो जापान ने स्टार्ट किया है। The minister has been appointed to deal with the growing suicide rate in the country amidst the COVID-19 pandemic। तो COVID-19 पैंडेमिक के बाद ये देखा गया कि जो सुसाइड रेट है ना, वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है जापान में। तो लोग अकेलापन फील कर रहे हैं एंड दिस दैट, तो उससे रिलेटेड एक मिनिस्ट्री वहाँ पे क्रिएट किया गया है। और जापान क्यों इतना डेवलप्ड है? जापान में ना, मतलब जापान का जो मॉडल है ना, वो काफी डिफरेंट मॉडल है। जो हम लोग दूसरे कंट्री में जो मॉडल फॉलो किया जाता है ना, उस मॉडल को जापान में फॉलो नहीं किया जाता है। जापान में स्पेशलाइजेशन पे फोकस नहीं किया जाता है। जापान जो ऐसा कंट्री है ना, जापान स्पेशलाइजेशन पे फोकस नहीं करती है। जापान जो होता है ना, वो एम्प्लॉय सेंट्रिक होता है, एम्प्लॉय फ्रेंडली कंट्री है, एम्प्लॉय फ्रेंडली कंट्री है। और वहाँ पे जो एम्प्लॉयड होते हैं ना, वो कहीं पे ऐसा नहीं होता कि बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, बट दे आर वेल इक्विप्ड इन ऑल द फील्ड। ये एक डिफरेंट मॉडल को फॉलो करता है। जापान बिल्कुल डिफरेंट मॉडल को फॉलो करता है जापानीज मॉडल से। यस, यस, वेल डन जगतार सिंह। सब कोई सर्च करे और तभी आपको याद रहेगा इस तरीके से। चलिए, कि हैप्पीनेस इंडेक्स का जो शुरुआत किया गया था, ये किस कंट्री से किया गया था? भूटान। लेकिन वो तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, वो अपने वर्ल्ड का बोला। यस, मैंने तो वर्ल्ड का। फिनलैंड से हुआ। अच्छा, सर मैंने वर्ल्ड। फिनलैंड, अभी तो वर्ल्ड का ही पढ़ रहे हैं। यस सर, इट इज फिनलैंड। अच्छा, अच्छा, यस, यस, तो फॉर वर्ल्ड का वर्ल्ड इट इज जो फिनलैंड। मैं वो ग्लोबल ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। ग्रॉस हैप्पीनेस वो भूटान का हुआ। ओके, अच्छा, मेरे दिमाग में वही था, मैं वही पूछ रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि आप उसको सर्च करें। चलिए, द बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन ऑल नोन वल्चर टॉक्सिक ड्रग। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको डिक्लोफिनैक और केटोप्रोफिन, जहां भी आप देखेंगे ना, इस तरीके का चीज जो होता है ना, ब्रूफेन या पेन किलर वाला जो चीज होता है ना, उन सब में क्या होता है? डिक्लोफिनैक। और ये जो डिक्लोफिनैक होता है ना, ये काफी कैटेस्ट्रॉफिक होता है। मतलब कि अगर जो पेन किलर होता है, अगर किसी को पेन किलर दिया गया और वो
पेन किलर के बाद वो बॉडी डेड हो जाता है और वल्चर अगर उस बॉडी को खाता है कहीं से, तो ये वल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो गया, वल्चर इससे मरने लगा था। तो वहाँ पे बांग्लादेश ऐसा पहला कंट्री बना है कि जितना भी नॉन वल्चर टॉक्सिक ड्रग है ना, सबको बैन किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट डिक्लोफिनैक एंड कीटोप्रोफेन, आपने नाम सुना होगा, ब्रूफेन एंड ऑल, ये सब जो पेन किलर का नाम होता है, तो ये काफी मतलब टॉक्सिक होता है फॉर वल्चर्स। Diclofenac and ketoprofen are the drugs responsible for the catastrophic 99.9% decline of white-rummed vultures in the South Asian region. तो सबसे पहला कंट्री जो हर तरीके का वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स बैन किया है, इट इज द बांग्लादेश। कैपिटल ढाका एंड करेंसी बांग्लादेशी टका। Recently, Bangladesh Navy ship Protoy visited Mumbai. The visit of BNS Protoy to Mumbai is significant in the backdrop of celebration of 50 years of Bangladesh independence recently. तो रिसेंटली अभी बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, वॉर कौन सा हुआ था, जो ऑन लो, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, किस ईयर में? 1971 की वॉर जो हुई। यस, तो अभी उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने के लिए क्या हुआ था, तो बांग्लादेश नेवी शिप प्रोटोय विजिटेड मुंबई। तो आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके की चीज होता है ना, 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को बांग्लादेश ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया, तो बीएनएस प्रोटोय अभी मुंबई विजिट किया था जस्ट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इट्स 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। यूएस ऑफिशियली रीजॉइंस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो अगेन जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया था, उन सबको फिर से रीइंगेज और रिज्वाइन किया जा रहा है बाय बिडेन। तो रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑफिशियली rejoined the Paris Agreement. The US has officially executed the agreement late 2020 on the order of the then President Donald Trump. Recently, Israel has recently announced that it is developing a new ballistic missile shield, the Arrow 4, with the United States. तो ये Arrow 4 ये मिसाइल कौन बना रहा है, तो इजराइल बना रहा है विद द हेल्प ऑफ यूएस। इसका कैपिटल जेरूसलम एंड करेंसी न्यू इजरायली शेकेल। तो आपसे शेकेल पूछेगा, ये नहीं दिया जाएगा, न्यू इजरायली नहीं दिया जाएगा, शेकेल पूछेगा। तो आपको याद रखना है इजराइल का करेंसी जो है वो शेकेल है। फेसबुक ब्लॉक्स न्यूज शेयरिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो फेसबुक जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पे आप न्यूज को शेयर नहीं कर सकते, उस चीज को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ का जो मीडिया था ना वो ज्यादा इफेक्टेड हो रहा था इस चीज से। तो फेसबुक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ब्लॉक ऑस्ट्रेलियंस फ्रॉम व्यूइंग और शेयरिंग एनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द कंट्री मीडिया बार्गेनिंग लॉ। तो उस कंट्री का मीडिया बार्गेनिंग लॉ, उससे क्या हो रहा है, जैसे इंडिया में भी आप देख रहे हो कि बहुत सारा फेक न्यूज, इस तरीके का न्यूज आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीजों पे देखते रहते हो। गवर्नमेंट का बार बार गाइडलाइंस आता है कि ऐसे न्यूज को आप स्प्रेड ना करें, बट क्या फायदा इस चीज का, स्प्रेड तो अभी भी हो रहा है। कितने लोग इस चीज से पकड़े जाते हैं और कितना इस पे मतलब डिटेल एनालिसिस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। पर यही सब स्प्रेडिंग न्यूज के कारण क्या हो रहा है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं अपने बहुत ही नीचे लेवल पे पहुंच चुका है। मीडिया का भी आप देखेंगे तो मीडिया का जो स्तर था, जो पहले हुआ करता था, आज मीडिया बहुत ही नीचे लेवल पहुंच चुका है। तो यहाँ वहां से बचने के लिए आप देख रहे हो कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्री कैसे अपनी चीजों को, अपने लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करता है, इतना फास्टली इंप्लीमेंट करता है। तो वहां पे फेसबुक पे बैन ही कर दिया गया है कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन जो होगा ना, वो किसी भी तरीके का व्यू भी नहीं कर सकता कोई न्यूज को, और वहां पे शेयर भी नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके का न्यूज, चाहे वो डोमेस्टिक न्यूज हो या इंटरनेशनल न्यूज हो। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का चीज आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है और आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। यस, मीडिया भी डालती है फेक न्यूज। अब कितना ज्यादा आप इस चीज को ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बहुत सारा लॉ होता है। चलिए अब अपॉइंटमेंट्स हम लोग देखते हैं। केशव आर क्रांति अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ आईसीएसी। अब आईसीएसी क्या है, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी। तो इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी का चीफ साइंटिस्ट किसको बनाया गया है, तो केशव आर क्रांति को। आर एस शर्मा अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम, ये आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, तो वो जो जेनरिक ड्रग्स, जेनरिक मेडिसिन का जो बात किया जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये उसी के अंदर आता है। तो वहां पे आर एस शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम।
Recently, the National Health Authority has appointed Iris Sharma as the new chief executive to head its health insurance scheme, that is Ayushman Bharat और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. He will replace इंदु भूषण. तो अभी कौन थी इंदु भूषण, अब कौन बनेंगे? तो आर.एस. शर्मा. Recently, CBI Additional Director Praveen Sinha has been appointed as the acting chief of the CBI. तो अभी एक्टिंग चीफ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं. अब देखिए मणिपुर का चीफ जस्टिस, मणिपुर हाई कोर्ट का किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये सब चेंज होते रहता है. तो दिस इज नॉट नेसेसरी टू रीड, जस्ट एग्जाम से पहले आप देख लेंगे कि कौन सा चीफ जस्टिस अभी किस स्टेट का चेंज हुआ है. तो जो रिसेंट होगा ना 1-2 महीने का, बस उसको ही आप दिमाग में रखेंगे. Ajay Mathur is set to become the next Director General of the International Solar Alliance. International Solar Alliance का next Director General अजय माथुर. इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा. हाँ, अब इस तरीके का बुक्स वगैरह आता है ना, जो डायरेक्टली एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि किसने लिखा, क्या हुआ. द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट. तो रिसेंटली द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर, जिनका नाम है दलाई लामा, वेरी फेमस, so launched his new book The Little Book of Encouragement that comprises of 130 quotes. तो इसके अंदर 130 quotes है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये किसने इस चीज को कंपाइल किया और रिलीज किया? तो दलाई लामा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट. एंडी जेसी टू बी द सीईओ ऑफ, यस, ये क्वेश्चन आया था. वंडरफुल, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था. ये वही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया कि सर डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो प्लीज रीड द नोट्स, नोट्स पढ़िए. इसके बाद मैं आपको 250 एमसीक्यू रियल केएस और यूपीएससी लेवल वाला दूंगा, और 100 एमसीक्यू हर मंथ का मैं आपको ऐसे दूंगा जो आप उसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, जो कंप्लीटली करंट बेस्ड न्यूज होगा. वो कहीं से एसोसिएटेड नहीं होगा कि उस न्यूज को मैंने कहीं से लिंक किया है, वो कंप्लीटली करंट बेस्ड न्यूज होगा. तो अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो इट्स माई गारंटी कि अगर आप जिस भी पेपर में बैठे, वट एवर इज अ पेपर, कोई भी पेपर में आप बैठेंगे, एक क्वेश्चन भी उसके बाहर नहीं आएगा. अगर आप ईपीएफओ के पेपर को रियलाइज करेंगे तो आप देखेंगे करंट अफेयर्स बाहर आया ही नहीं है. सारा का सारा करंट अफेयर्स नोट्स में कवर कराया गया है. यस, 5 सितंबर को एग्जाम हुआ था. चलिए, एंडी जेसी टू बी द सीईओ ऑफ Amazon. So recently, billionaire Jeff Bezos, founder of Amazon, will step down from the post of CEO of Amazon to take over as the Amazon Chief Executive Chairman. और उनका सीईओ कौन? तो एंडी जेसी. हिमा दास अपॉइंटेड एज डीएसपी इन असम. अब आपसे पूछा जाए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, हिमा दास वाज फ्रॉम विच स्टेट और दिस दैट, ये सब पूछा गया है. कभी वहां पे उनका डीएसपी बनाया गया है. अब देखते हैं ना कि बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर को इस तरीके का चीजें क्रिएट किया जाता है. तो रिसेंटली असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल अपॉइंटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप स्प्रिंटर हिमा दास एज द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द स्टेट. मारियो द्रागी स्वर्न इन एज द इटली पीएम. तो ये पहले कौन थे? यूसेपे कॉन्टे. अब ये देखिए, इटली, इटली का जो फूड्स वगैरह होता है ना, वो जनरली लोग कांटे चम्मच से खाते हैं, तो मैंने उसको ऐसे याद रखा था, ये कॉन्टे काटे, इस तरीके से मैंने उसको याद किया था. आपको हंसी भी आएगा. तो अभी वहां पे इटली की जो नई पीएम बनी है, उसको इतना सारा नाम है, कैसे याद किया जाए, एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा इस तरीके का नाम. तो मारियो द्रागी. ये मारियो फिर मैंने कैसे याद किया, तो मारियो मैगी से रिलेट करके मैंने याद किया था. तो रिसेंटली फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक चीफ मारियो द्रागी वाज फॉर्मरली सोन इन एज द इटली न्यू प्राइम मिनिस्टर. तो आप लोग बस याद रख लीजिए, किसी भी तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि इस नेम का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो आपका एक नंबर आपकी लाइफ को बना भी सकता है और हटा भी सकता है. ठीक है. वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर कौन बनी है? तो व्हाइटने वुल्फ, फाउंडर ऑफ बम्बल. रिसेंटली यह डेटिंग ऐप है. बम्बल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर व्हाइटने वुल्फ हर्ड बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर एट एज ऑफ 31. आप सोच रहे हो 31 ईयर की एज में वर्ल्ड की पहली यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर बनने वाली. बम्बल क्या है? एक डेटिंग ऐप है, और नाम क्या है? व्हाइटने वुल्फ है. Saima Ubaid secured gold medal in powerlifting competition in Srinagar.
तो रिसेंटली साइमा उबैद हैज सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल इन अ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन इन श्रीनगर। श्रीनगर से रिलेटेड कोई भी न्यूज होता है ना उसको मैं डेफिनेटली कवर करता हूँ। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम कश्मीर टू चूज अ करियर एज अ पावर लिफ्टर। और ये आप किसी भी कश्मीर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा ना उसमें एक न एक एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा ये करंट अफेयर्स। अ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन फॉर वुमेन वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जम्मू एंड कश्मीर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन। तो साइमा उबैद ये गोल्ड मेडल सिक्योर किए पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में इन श्रीनगर। इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट 25 इयर्स ओल्ड आयशा अजीज कहाँ से हैं? तो कश्मीर से हैं। आयशा अजीज दैट 25 ईयर ओल्ड फ्रॉम कश्मीर इज द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री and acting as a source of inspiration and a beacon of empowerment for numerous Kashmiri women. वाह, फिर ये क्या होता है पावर लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग क्या होता है बताइए, पावर लिफ्टिंग क्या होता है? वेट वेट उठाते हैं ना, वेट वेट जैसे उठाते हैं वेट लिफ्टिंग सर, वेट सर, बेंच सर, वेट उसमें लिफ्टिंग। बेंच प्रेस वगैरह होता है सर, स्क्वाट सर बेंच प्रेस वगैरह होता है इसमें। यस आफरीन, देखा नहीं आपने किस तरीके से वो वेट को कैरी करते हैं अपने कंधे पे, सामने चेस्ट के सामने अपने कंधे पे ओवर द हेड, इस तरीके से वो वेट को जो लिफ्ट करते हैं वही तो होता है पावर लिफ्टिंग। और सी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर न्यूमरस कश्मीरी वुमेन, so you should know. ओके, चलिए देखिए, यूएन का ना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है फॉर द नोबल कॉज। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड गोल्डविल और एम्बेसडर अभी अपॉइंट किया गया है। तो ये रसिया की सुपर मॉडल, एंटरप्रेन्योर, पब्लिक स्पीकर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, इनका इतना सारा क्वालिटी है। नाटिलिया मिखाइलोना वोडिनोवा, वोडियानोवा, जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस किए, तो नाटिलिया से इस चीज को याद रखिएगा कि ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नाटिलिया मिखाइलोनोवा ये was appointed as a goodwill ambassador of United Nations, ठीक है। सीईजा तो वो क्या है? तो आपको दे देगा सुपर मॉडल, एंटरप्रेन्योर, पब्लिक स्पीकर, फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑल नन, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके, वेट लिफ्टिंग अलग होता है तो यूथ फॉर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने पूछा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एग्रीकल्चर एक्ट 2020 एक बुक बाय ए के राजन। तो रिसेंटली द्रविड़न हजम प्रेसिडेंट के वीरामन्नी रिलीज अ बुक एग्रीकल्चर एक्ट 2020 रिटेन बाय जस्टिस ए के राजन, फॉर्मर जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो अब से ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बुक है ना, एक एग्रीकल्चर एक्ट 2020, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक जस्टिस ए के राजन के द्वारा लिखा गया है, हु इज द फॉर्मर जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। द बुक इज अबाउट द 3 कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म्स लॉ, जो कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म्स लॉ चल रहा है ना उससे रिलेटेड ये बुक्स है, ठीक है। रनवे टू स्किल इंडिया, अ बुक बाय डॉक्टर ड्रेले ओ कोसी। रनवे टू स्किल इंडिया मतलब स्किल इंडिया के लिए हम एक पाथ बना रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली डॉक्टर ड्रेले ओ कोसी न्यू बुक टाइटल रनवे टू स्किल इंडिया वाज अनवेल्ड एट द इंडियन क्राफ्ट वीक बीइंग हेल्ड एट बीकानेर हाउस, न्यू दिल्ली। ही इंट्रोड्यूस्ड अ रन। इस रनवे का क्या मतलब है? रन, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग एंड न्यू स्किलिंग। स्किल को रीस्किल करना, उसको बढ़ाना और नए स्किल को बनाना। रीस्किलिंग, अप स्किलिंग एंड न्यू स्किलिंग आपसे पूछा जा सकता है रन का फुल फॉर्म, ठीक है। रनवे टू स्किल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर ड्रेले ओ कोसी। ट्वेंटी 2021 to be Indo-French Year of Environment. Objectives: to strengthen Indo-French cooperation in sustainable development, increase the effectiveness of action in favor of global environment protection, and give them greater visibility. तो पूछा जा सकता है Indo-French Year of Environment कौन सा ईयर था? 2020, 2021, 2022, 2023, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो 2021। देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हमने शायद एक एमसीक्यू किया था। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि सर कहाँ पे आया है, क्यों कर रहे हैं? अब पेरियार टाइगर रिजर्व सर क्यों कर रही है एमसीक्यू? क्योंकि ये न्यूज में था। क्या न्यूज में था? हर न्यूज को उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रिसेंटली द पेरियार टाइगर इन केरला टुक अप द ट्रेनिंग ऑफ अ टाइगर कब टू इक्विप इट टू द नेचुरली हंट इट्स प्रे इन द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। तो क्या है ना कि
जब उनको टाइगर रिजर्व्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर उनको ओपन नहीं छोड़ा जाता है ना, अगर उनको कैद करके, जैसे वो फॉरेस्ट में अगर नहीं रहते हैं ना, उनको जू वगैरह में रखा जाता है ना, तो वो जो अपना नेचुरल स्किल्स होता है ना वो भूल जाते हैं। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में क्या किया गया कि टाइगर कब को फिर से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया है कि वो अपने प्रे को नेचुरली हंट कर पाए, वरना उनको बैठे बैठे अगर आप वहाँ पे उनको मीट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो तो वो अपना नेचुरल हंटिंग स्किल्स भूल जाते हैं। जो टाइगर्स वगैरह जू वगैरह में रहते हैं वो जनरली वो अपना हंटिंग स्किल्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत शुरू से कोई किसी का बर्थ ही जू में हुआ है और उसको जू में ही रखा गया है ना, तो वो टाइगर से ज्यादा खतरनाक नहीं होता, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हंट, हाउ टू मेक इट्स ओन प्रे, वो लोग नहीं जानते हैं। तो उससे रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग अभी स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? पेरियार टाइगर रिजर्व। अब पेरियार टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लेगा किस किस स्टेट में है, तो केरला में है। श्री विलीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व बिकम 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु स्टेट। तो आपसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट में ये टाइगर रिजर्व लाई करता है, तो तमिलनाडु में। और ये क्यों खास है? क्योंकि ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। अदर 4 टाइगर रिजर्व इन द स्टेट आर मुदुमलाई, कलक्कड़, देन अन्नामलाई एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो आप लोग याद रखिए कि